हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है CSS रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं CSS रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, व्यू पोर्ट, ग्रिड व्यू एंड मीडिया क्वेरी। तो फर्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की। Responsive web design is the approach that suggests that design and development should respond to the user's behavior and environment based on screen size, platform, and orientation. मीन्स वेब डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब है कि जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग मीन्स उसका जो भी उसका बिहेवियर चाहिए जैसे उसको एनवायरनमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट साइजेस की जो स्क्रीन है उस पर प्रॉपर ओपन हो जाए मीन्स उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ऑन ना हो। आपने अगर नोटिस किया होगा आजकल जितने भी वेबसाइट ओपन करते हैं डेस्कटॉप पर मोबाइल में या फिर टैब के अंदर तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है वो कभी भी ऑन नहीं होती। हम सिर्फ वेबसाइट्स को वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं तो मीन्स हम वेबसाइट्स को क्या बनाते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। Web pages can be viewed using many different devices, डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड फोन्स में जो वेब पेजेस हैं वो कोई भी पर्सन किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन कर सकते हैं। अब आपने डेस्कटॉप ओपन करना है या टैबलेट्स के अंदर करना है या फ़ोन के अंदर करना है वो हमारी मर्जी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेबसाइट है वो अपने जो साइजेस हैं जो उसका जो कंटेंट्स हैं उसको मूव करेगी। मीन्स आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ऑन नहीं होगी सिर्फ आपकी वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऑन होगी। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की वेबसाइट ओपन की है। ये इसका डेस्कटॉप में आपका व्यू है। मीन्स अब मैं इसको डेस्कटॉप में फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रखा है तो इसमें बैनर एंड आपकी लेआउट आप ध्यान से देखिए कैसे इसमें डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसको रिसाइज करूँगी मोबाइल एंड टैबलेट वर्जन में दिखाने के लिए। देखिए मैंने इसको यहाँ पर रिसाइज किया। अब जैसे जैसे मैं इसको रिसाइज करूँगी तो इसमें जो आप देख रहे हैं जो कंटेंट्स हैं वो आपके मूव कर रहे हैं। मीन्स ये वाला पोर्शन फिक्स है एंड जो बैनर है वो आपका यहाँ पर उसकी जो है विड्थ कम होती जा रही है। मीन्स प्रॉपर आपकी जो स्क्रीन है जो उसकी रेजोल्यूशन है उसको अकॉर्डिंग वो फिट हो रहे हैं। ये साथ से बॉटम में देखें यहाँ पर भी आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है वो सारे आपके यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब मैं इसका साइज धीरे करके इंक्रीज़ करूँगी। अब जैसे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो जो भी इसकी रेजोल्यूशन है इस टाइम पर मेरे एक मॉनिटर की उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेब पेज है सेट हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करूँगी तो आपका जो पैनल है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डिवाइस की विड्थ है स्क्रीन की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट एडजस्ट हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब बॉटम मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें दे रखा है 320 पिक्सल मैं जो स्क्रीन का साइज है 10768 पिक्सल स्क्रीन साइज एंड आपका 1024 स्क्रीन साइज। तो 1024 आपका जो स्क्रीन साइज है उसमें जो मेरा यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो को 2 कॉल्स में डिवाइड किया है। मीन्स यहाँ पर आप देखिए 2 कॉल्स मेरे विजिबल हैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट। उसके बॉटम में मेरा एक सिंगल रो है एंड देन उसके बॉटम में 3 मेरे बॉक्सेस हैं देन यहाँ पर 4 हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं 768 स्क्रीन साइज में उस केस में अगर मैं इन बॉक्सेस को एक ही लाइन में सेट करूँगी तो मेरे बहुत छोटे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैंने किया इनकी जो विड्थ है एक्सपेंड कर दी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एंड नेक्स्ट जो बॉक्स है उसको न्यू लाइन पर मूव कर दिया। देन आपका थर्ड बॉक्स आ गया। उसके बाद जो आपके बॉक्सेस थे उनको मैंने 1 बाय 1 एक लाइन में अरेंज कर दिया। तो मीन्स ये हमारे पे डिपेंड है कि हमें कैसे उसको डिज़ाइन करना है, कैसे लेआउट करना है, कैसे डेवलप करना है अपने वेबसाइट्स को ताकि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे और यूज़र उससे सेटिस्फाई हो। मीन्स उसको इश्यूज़ ना आए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, लेआउट आपकी टेढ़ी मेढ़ी खराब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ओपन किया इसको 320 पिक्सल्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे मैंने एक साथ जितने भी कॉलम थे सबको मैंने एक एक करके एक रो में एक ही मैंने बॉक्स को सेट किया। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो जैसे यहाँ पर 1 2 3 बॉक्सेस है एक ही रो के अंदर, अगर मैं एक रो के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्सेस रख देती तो मेरा कुछ भी कंटेंट विजिबल नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स से मेरी वेबसाइट बन जाती है। तो हमें क्या करना है डिवाइस की जो विड्थ है मीन्स उसका जो स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है ताकि आपकी वेबसाइट किसी भी अगर हम डिवाइस में ओपन करें तो डिवाइस के अकॉर्डिंग वो आपके एडजस्ट हो जाए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू पोर्ट की। व्यू पोर्ट इज द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ ए वेब पेज। किसी भी वेब पेज का जो विजिबल एरिया होता है हम उसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब जैसे आपका जो मॉनिटर है मॉनिटर में अब मैंने यहाँ पर ब्राउज़र ओपन किया ये सारा क्या है मेरा विजिबल एरिया है।
इंटरफेस मेरा ये क्या हो गया, व्यू पोर्ट हो गया। इस तरह से जब हम मोबाइल में अपने वेबसाइट ओपन करते हैं तो मोबाइल के अंदर यहाँ से लेकर जो आपका जो एरिया होता है, जो स्क्रीन होती है, वो आपका क्या होगा, व्यू पोर्ट हो गया। व्यू पोर्ट का जो विजिबल मतलब किसी भी स्क्रीन का जो विजिबल एरिया होता है उसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट, जहाँ पर हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा। The viewport varies with the device and will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. Means जो viewport है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है डिवाइस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम वेबसाइट को ओपन करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आपका जो viewport है वो बड़ा हो जाएगा। अगर मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल के साइज डिफरेंट है, तो मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग उसकी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो viewport है वो छोटा हो जाएगा। Setting the viewport. HTML5 introduced a method to let web designers take control over the viewport through the meta tag. अब हमें करना है viewport को सेट करना है, मीन्स उसकी कितने विड्थ है। अब आपने किसी भी वेबसाइट को किसी डिवाइस के अंदर ओपन किया तो आपको नहीं पता कि उसकी कितने विड्थ है, तो हमें क्या करना है, डिवाइस इंडिपेंडेंट हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। जब हम वेबसाइट को किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन करेंगे तो अपने आप उसकी विड्थ ले लेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेटा टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम सेट करेंगे। अब वो क्या है, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मेटा टैग। मेटा टैग आपका हेड टैग के अंदर आता है। मेटा लिखा है यहाँ पर, उसके बाद हम नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये आपके कमांड सेम रहेंगी। देन कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अगर मैं डिवाइस विड्थ इज इक्वल 300 पिक्सल्स कर दूँ तो वो मेरी फिक्स विड्थ लेगा। मीन्स कहने का मतलब कि मेरी जो वेबसाइट है 300 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होगी। बट अब मुझे नहीं पता कि मेरा जो यूज़र है वो मेरी वेबसाइट को किस डिवाइस के अंदर ओपन करेगा, तो हम चाहते हैं उस डिवाइस की जो भी विड्थ है वो अपने आप ले ले। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डिवाइस विड्थ प्रॉपर्टी का। देन इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1, मीन्स इनिशियली हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को 100% स्केल करना है। तो उस केस में हम इनिशियल स्केल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसकी हम वैल्यू सेट करेंगे 1.0 मीन्स 1। Width is equal to device width. Part sets the width of the page to follow the screen width of the device. Initial scale is equal to 1.0. Part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. Means जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है तो उसका इनिशियल जूम लेवल क्या होगा वो सेट करता है इनिशियल स्केल कंसेप्ट। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, अभी मैं थियोरेटिकली बता रही हूँ, फिर आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्रिड व्यू। Many web pages are based on a grid view, which means that the page is divided into columns. Means responsive web designing में हम क्या करते हैं, हम ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो CSS के अंदर आपका जो ग्रिड सिस्टम है उसका हम यूज़ करेंगे वेबसाइट को लेआउट करने के लिए, मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियस बताया था आपको कि 320 पिक्सल, 768 पिक्सल एंड 1024 पिक्सल्स में हमें दिखना है कि हमें अपनी वेबसाइट को कैसे लेआउट करना है। अब यहाँ पर देखिए जो 320 पिक्सल्स वाला मेरा जो स्क्रीन साइज है इसमें क्या जितने भी मेरे डिव है, मीन जितने भी मेरे बॉक्स हैं सारे के सारे मेरे फुल साइज में है, मीन्स फुल विड्थ में है। तो मीन इनका क्या हो गया, ये आपके सारे क्या हो गया, 100% हो गई। टोटल जो विड्थ है वो आपकी 100% होती है किसी भी स्क्रीन की। अब 768 के केस में यहाँ पे अगेन मैंने सारे 100% कर रखे हैं, पर बॉटम में जो ग्रे बॉक्सेस हैं वो आपके क्या 50% हैं। देन 1024 वाले में क्या है आपका पर जो आपकी फर्स्ट रो के अंदर जो 2 कॉल्स हैं ऑरेंज बॉक्सेस हैं आपके 50% है, बॉटम में जो येलो वाला वो आपका 100% है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम का। तो कंटिन्यू करते हैं। Using a grid view is very helpful when designing web pages. It makes it easier to place elements on the page. Means grid view से हमें क्या होता है, elements को कहाँ place करना वो हमारे लिए easy हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि टॉप में मैंने 2 orange boxes रखे हैं, तो लेफ्ट में मुझे कुछ कंटेंट रखना है, राइट में कुछ कंटेंट रखने हैं। तो मैं इस तरह से ग्रिड का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिफरेंट कॉल्स में डिवाइड करके मैं इसलिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकती हूँ। A responsive grid view often has 12 कॉलम्स। जो आपका ग्रिड व्यू है उसके अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं एंड हैज़ ए टोटल विड्थ ऑफ 100%, और टोटल विड्थ हम लेंगे 100%। मीन्स अगर मैं एक रो के अंदर 4 कॉलम्स इंसर्ट करती हूँ तो मैं उनकी विड्थ कर सकती हूँ सबकी 25%, तो 25% इंटू 4 मीन्स 100% हो गया। अगर मैं उसमें 5th कॉलम रखूँगी तो एडजस्ट नहीं होगा। मीन्स अगर मुझे क्या करना है, एक कॉलम की रख दी मैंने 50%, 2 कॉलम रख दी 25%, तो कितना होगा 100। मीन्स कहने का मतलब है जब हम उसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर कॉल्स रखेंगे या किसी भी रो के अंदर कॉलम्स रखेंगे तो कॉलम की जो टोटल विड्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। And will shrink and expand as you resize the browser window.
और जैसे जैसे ब्राउजर विंडो को श्रिंक या एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, उन कॉलम की जो विड्थ है वो भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर वन कॉलम। अब एक कॉलम की हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं 100% को 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100% टोटल विड्थ है और हमारे मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.33। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, 8.33। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ग्रिड व्यू दे रखा है, कॉलम विड्थ दे रखी है। तो आपका जो कॉल 1 है उसकी विड्थ है 8.33। अब कॉल 2 की कितनी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी 16.66 एंड कॉल 3 की आपकी आएगी 24.99। हम उसको राउंड करके 25% कर देंगे। इस तरह से कॉल 4, 5, 6, 7, 8 हम इस तरह से उनको कैलकुलेट करते जाएंगे आगे के आगे, और लास्ट में जो कॉल 12 है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, आपकी 100% होगी। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम डिस्प्ले कर रखा है ग्रिड सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे यहाँ पर कितने कॉलम है, टोटल 12 कॉलम्स हैं। अब सेकेंड रो में मुझे क्या करना है, 3 मतलब 20-25% के कॉलम्स रखने हैं। तो यहाँ पे आपका कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम्स है 8.33, ये आपका 16 हो गया, तो ये 25% हो गया, ये 50% है, ये 75% हो, ये आपका 100% हो गया। अब यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स रखे हैं, तो मीन्स ये 25% के कॉलम्स है, 25, 25, 25, 20, तो आपका कितना हो गया, टोटल 100 हो गया। एंड बॉटम में हमने कितने कॉल्स रखे हैं यहाँ पर 3, तो 3 का मतलब इसकी विड्थ कितनी होगी, एक कॉल की विड्थ होगी आपकी 33। आपके कॉलम में 33% के 3 करके आपका टोटल 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपने मैंने यहाँ पर इस रो के अंदर 2 कॉल्स रखे हैं, तो ये आपका 50-50% है। अब इसमें क्या है, ये देखो आपका कितना स्पेस ले रहा है टॉप से, देखो यहाँ पर ये 3 एंड 3, 6 एंड 9, तो ये जो आपका कॉलम है ये 9 कॉलम्स की कुल स्पेस ले रहा है, तो मीन्स इसकी विड्थ कितनी है 75%। देखिए आप यहाँ पर कॉल 8 लिखा है, तो कॉल 8 हमारा क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कॉल 9 यूज करेंगे क्योंकि 9 कॉलम्स ले रहे हैं यहाँ पर 3, 3, 6 एंड 3, 9, ये आपका क्या हो गया 75%। ये आपका रिमेनिंग बचा 25%। बॉटम में आपका ये फुल विड्थ है, तो ये आपका क्या हो गया 100% हो गया, जो कॉल 12 आपका 100% होता है। इस तरह से ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके हम अपने वेब पेज को लेआउट करेंगे कि हमें किस रो में कितने कॉलम चाहिए और उनकी टोटल विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर हम टोटल विड्थ 100% एक्सटेंड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट की जो लेआउट है वो हिल जाएगी, मीन्स वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है मीडिया क्वेरी। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब होता है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वेबसाइट को सेट करना, उसके लेआउट को सेट करना, ताकि आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ऑन ना हो और आपकी वेबसाइट जो पूरी उस डिवाइस के अंदर फिट हो जाए। अब उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी यूजेस द @media rule to include a block of CSS properties only if a certain condition is true। मीन्स हम वहाँ पर कंडीशन देंगे कि अगर हमारी वेबसाइट की इस डिवाइस की विड्थ इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमारी वेबसाइट इस तरह से शो होनी चाहिए। अगर हम उसको 100% में ओपन करना है तो हमारी वेबसाइट इस तरह से शो होनी चाहिए। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी। अब इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है। फर्स्ट मैंने हेड टैग लिखा, हेड के बाद मैंने यूज़ किया मेटा टैग। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा टैग आपका हेड टैग के अंदर आता है। फिर हम नेम देंगे व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल हमने उसको कर दिया 1.0। देन हमने स्टार्ट किया स्टाइल। अब बॉडी में मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, मीन्स इनिशियली आपका लाइट ग्रीन कलर आएगा। अब @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ मीन्स जो भी उसकी स्क्रीन का साइज है वहाँ से लेकर जो मैक्स विड्थ है 600 तक, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू होगा। देन हम इसको क्या करेंगे, रिसाइज करके ब्राउजर को डिस्प्ले करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की +R टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। टाइप करेंगे नोटपैड++, ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो नोटपैड है वो ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया HTML, मैंने यहाँ पर HTML को क्लोज कर दिया। स्टार्ट करेंगे हेड टैग, हेड को क्लोज किया। हेड के अंदर मेरा आया टाइटल टैग, मैंने यहाँ पर दे दिया रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। फिर मैंने टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब टाइटल के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर मेटा टैग, यहाँ पर लिखा मेटा। अब इसको नेम दे दिया हमें
क्या नेम देंगे इसको, व्यू पोर्ट, इसको नेम दे मैंने व्यू पोर्ट, स्पेस दिया। नेम देने के बाद अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, विड्थ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंटेंट, सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ के बाद अप्लाई कोमा, इनिशियल हमें कितना स्केल करना है, यहाँ पर लिखें इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। देन हमने यहाँ पर क्लोज किया। अब स्टार्ट करेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर लिखा बॉडी, हमें क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना अपने वेब पेज का। तो यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, हमें कौन सा कलर देना है, यहाँ पर लाइट ग्रीन दे दिया, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब मैं इसको सेव करूंगी एज ए वेब पेज। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद जिस भी 5 लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं आप ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर CSS क्लासेस फोल्डर के अंदर इसको सेव कर रही हूँ। मैंने इसको नेम दे दिया day13.html। अब हमें इस वेब पेज को ओपन करना है, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर गई, 13 पे डबल क्लिक किया, तो आपका वेब पेज ब्राउजर के अंदर ओपन हो चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका टाइटल क्या है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, और वेब पेज का कलर क्या है, लाइट ग्रीन, जो मैंने अभी सेट किया है। अब हमें यहाँ पर मीडिया क्वेरी लिखनी है, हम यूज करेंगे यहाँ पर @media ओनली स्क्रीन, एंटर किया, @media ओनली स्क्रीन मीन्स जो भी स्टार्टिंग उसकी विड्थ है, एंड हमें मैक्स विड्थ कहाँ तक सेट करनी है, मैंने कर दिया 600 पिक्सल्स। जो भी स्क्रीन की साइज है वहां से लेकर जो मैक्स विड्थ है 600 तक, हमें क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर बॉडी लिखा अगेन, यहाँ पर यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर, कौन सा करना है, मैंने यहाँ पर दे दिया पिंक। ओके, अब इसे हमें अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी टैग, बॉडी को मैंने HTML से पहले क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर यूज करेंगे p टैग, आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं इसे। अब मैंने यहाँ पर p टैग लिख दिया, लिखा यहाँ पर resize the browser to see effect of मीडिया क्वेरी, और मैंने यहाँ पर P को क्लोज कर दिया। अब फाइल को सेव करेंगी, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। अब इस टाइम पर इसकी जो रेजोल्यूशन है मेरी स्क्रीन की वो कितनी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर लिखा रीसाइज माई ब्राउजर, एक वेबसाइट है जो आपको दिखाएगी आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितने इस टाइम पर। मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस टाइम पर स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो आपकी है 1536 विड्थ में। तो यहाँ पर देखें मीडिया क्वेरी में क्या लिखा मैंने कि जो भी हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन वहाँ पर मैक्स विड्थ तक 600 तक उसका कलर क्या करना है, पिंक करना है। मैक्स विड्थ तक 600 से ऊपर उसका पिंक कलर नहीं होगा, कौन सा होगा, लाइट ग्रीन। अब मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज करूँगी, मैंने ब्राउजर को रीसाइज किया। आप देखें यहाँ पे 6763 है, ग्रीन कलर आ रहा है। फिर मैंने इसको ओस विड्थ में छोटा कर दिया, 650 है, देन ग्रीन कलर। फिर मैंने इसको और स्केल किया, अब 590, तो यहाँ पर आपका पिंक कलर हो चुका है। देन मैक्स विड्थ में 600 तक इसका क्या जाएगा, आपका पिंक कलर जाएगा। तो जैसे ही हम 600 को क्रॉस करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, आपका लाइट ग्रीन। तो इस तरह से हम चेक करते हैं
इस तरह से हम लिखते हैं मीडिया क्वेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे वेबसाइट डिफरेंट डिवाइस में ओपन करती है तो उस डिवाइस की जो भी विड्थ है उसकी जो मैक्स विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी अपने कॉलम्स है जो हमारे ग्रिड सिस्टम है जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हमें कैसे प्लेस करना है, उनको हमें न्यू कॉलम से मूव करना है या हमें उनको साइड बाय साइड सेट करना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है मीडिया क्वेरी का। तो अब देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू हम पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगी। मैंने फाइल न्यू ले ली। अब न्यू लेने के बाद यहाँ पे लिखा HTML। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। HTML को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हेड टैग। हेड को मैंने क्लोज किया। स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग एंड बॉडी को मैंने HTML से पहले क्लोज कर दिया। अब इसे मुझे सेव करना है एज ए वेब पेज, तो Ctrl+S किया। जिस भी पाथ या लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं ब्राउज करेंगे। मैं इसको सेव करूँगी CSS क्लासिक फोल्डर के अंदर। मैंने इसको नेम दे दिया RWD रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन .html और सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जैसे ओपन करना है ब्राउजर के अंदर, तो अपने फोल्डर के अंदर गई, मैंने पेज पर डबल क्लिक किया, तो मेरा जो पेज है वो डिस्प्ले हो चुका है ब्राउजर के अंदर। तो इसका टाइटल आ रहा है rwd.html। आपका वेब पेज है। मुझे इसको टाइटल भी देना है तो मैं टाइटल दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया टाइटल। इसको टाइटल दे दिया रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और मैंने यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। को सेव करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपके पेज का नेम डिस्प्ले हो रहा था, तो अब यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब इसमें हम सेट करेंगे सबसे फर्स्ट मेटा टैग। तो यहाँ पर मैंने हेड के अंदर लिखा मेटा। हम नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट एंड कंटेंट। हमने कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ कॉमा इनिशियल स्केल 1.0। आपको मैंने अभी बताया था सब कुछ और यहाँ पर क्लोज कर दिया। आप स्टार्ट करेंगे CSS। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया स्टाइल टैग का। स्टाइल को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया था एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। मीन्स एस्ट्रिक के अंदर जो भी लिखेंगे वो कंसेप्ट हमारा सब पर अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पर यूज़ किया एस्ट्रिक सिंबल। अब यहाँ पर हम देंगे बॉक्स साइजिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ हम क्यों यूज़ करते हैं। बॉक्स साइजिंग हम यूज़ करते हैं हम किसी भी डिव के अंदर पैडिंग देंगे तो पैडिंग वो उसके अंदर से कैलकुलेट होगी। मीन्स उस बॉक्स का जो हाइट वो इंक्रीज नहीं होगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट आपका है रो आफ्टर। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के केस में हम क्या करते हैं, हम एक रो इंसर्ट करते हैं, उस रो के अंदर हम कॉलम्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो रो आफ्टर का मतलब है कि अगर आपकी एक रो में एक से ज़्यादा कॉलम है तो वहाँ पर हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। रो के बाद ही हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिव को प्लेस करेंगे। अब रो के अंदर जो कंटेंट है इनिशियली हमने ब्लैंक कर दिए, हमें दोनों तरफ से क्लियर करना है। क्लियर करने से हमने आपको बताया था क्लियर आपका क्या होता है लेफ्ट से राइट से या फिर दोनों साइड से, ताकि हम कंटेंट्स को दोनों तरफ से प्लेस कर सकें। डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है आपका, ब्लॉक का मतलब होता है कि जो आपका जो भी हम कंटेंट रखेंगे वो आपका नेक्स्ट लाइन पर मूव करते जाएंगे। मीन्स एक लाइन में डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर यूज़ करना है डॉट रो का। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट रो, यहाँ पर कॉल लगाया, आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर लिखने के बाद हमें क्या सेट करना है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा कंटेंट, यहाँ पर ब्लैंक कर दिए कंटेंट। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों साइड से उसको क्लियर करना है। तो क्लियर बोथ कर दिया। देन हमें उसको डिस्प्ले करना है ब्लॉक के अंदर। अब मैंने यहाँ पर ब्लॉक कंसेप्ट यूज़ किया। अब जैसे आपके एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, मैंने उसको सेट किया डेस्कटॉप। अपने डेस्कटॉप पर जब मेरी वेबसाइट ओपन करे तो मुझे एक रो के अंदर 3 कॉलम्स चाहिए। बट अब जब वो मेरी वेबसाइट मोबाइल के अंदर ओपन हो
तो मुझे क्या करना है, वो तीनों कॉलम्स को डिफरेंट डिफरेंट रोज पर सेट करना है। तो मीन्स वो आपका नेक्स्ट लाइन पर मूव करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंसेप्ट रखा है डिस्प्ले ब्लॉक। नेक्स्ट आपका है कॉल कंसेप्ट। मैं आपको यहाँ से कॉल 1 से लेकर कॉल 12 तक मैंने ग्रिड सिस्टम एक्सप्लेन किया था। तो हम चाहते हैं कि जितने भी अगर कॉलम्स हैं, हमें कोई भी कंसेप्ट सारे कॉलम्स अप्लाई करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल का। हम एक ही साथ सीरीज बना देंगे जिसके अंदर हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट में। जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं रिस्पॉन्सिव, तो उसमें क्या जितने भी आपके बॉक्सेस होते हैं वो लेफ्ट की तरफ आपके फ्लोट है, मतलब लेफ्ट से अलाइन होते हैं। और पैडिंग अगर आपने मार्जिन देना तो पैडिंग आप सेट कर सकते हैं, पैडिंग आपका ऑप्शनल है। यहाँ पर लिखा क्लास एस्ट्रिक मतलब ऑल इज इक्वल टू जितने भी कॉल हैं उन सबके अंदर हमें कौन सी सीएसएस अप्लाई करनी है, फ्लोट लेफ्ट, सबको हमें लेफ्ट के अंदर फ्लोट करना है। और हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी 15 पिक्सल, वो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा HTML। आपका जो HTML CSS है ऑप्शनल है, आप देना चाहते दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई नीड नहीं है। यहाँ पर लिखा HTML, हमने इसको डिफाइन कर दिया। फॉन्ट फैमिली मैं स्किप कर रही हूँ, HTML की अभी नीड नहीं है, जो मैं दे देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली कौन सी आपने यूज करनी है, यहाँ पर सीडा, सेंस, सेरिफ। नेक्स्ट आपका हेडर। अब हमें पेज का हेडर बनाना है, तो मैंने हेडर नाम की एक सीरीज बना दी, जिसमें हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, येलो कर देते हैं। देन हमें क्या करना है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ब्लैक ही सेट कर देते हैं। अब इसमें भी पैडिंग दे दी ताकि कंटेंट थोड़े से आके अंदर मूव हो जाए, 15 पिक्सल बन गया हमारा हेडर की जो CSS है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ लिंक्स क्रिएट करने हैं, और मैं चाहती हूँ जब मैं उसको माउस मूव करूँ तो उसमें कुछ भी चेंजेस हो जाएं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी UL का। तो हमें जो अनोड लिस्ट है उस पर एक CSS अप्लाई करनी है। यहाँ पर डॉट मेन्यू लिखा, मेन्यू लिखने के बाद स्पेस दिया, यहाँ पर UL लिख दिया, देन कर्ली ब्रेस लगाया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। मीन्स मैं चाहती हूँ कि जब वो मेरा हाइपरलिंक ओपन हो तो उसमें कोई बुलेट शो ना हो, तो हम उसके में क्या करेंगे, लिस्ट टाइप को नन कर देंगे। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मार्जिन हमें कितना सेट करना है, 0 पिक्सल। पैडिंग में मुझे 0 पिक्सल करनी है, मीन्स मुझे मार्जिन या पैडिंग नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमें करना, उसके अंदर जो LI है मीन्स लिस्ट आइटम है, जो उनके कुछ कलर्स वाइज चेंज करने हैं। तो हम डॉट मेन्यू LI CSS बनाएंगे, इसके अंदर दे दी पैडिंग ताकि आपके जो कंटेंट्स हैं वो उसके साथ बिल्कुल टच ना करे, बाउंड्री के साथ। मार्जिन दे दिया बॉटम से, क्योंकि जितने भी आपके लिंक्स हैं वो सारे के सारे बॉटम में एक दूसरे के साथ चिपके ना, उनमें थोड़ा स्पेस हो। यहाँ पर मार्जिन दे दिया बॉटम से। हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया। यहाँ कोई भी आप हेक्साडेसिमल कलर कोड दे देंगे। देन हमें फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर इसमें भी हम बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही ले लेते हैं। अगर आपने बॉक्स पर शेडो देनी है तो बॉक्स शेडो कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्स एक्सिस में कितना देना है, वाई एक्सिस में कितना देना है, हमें उसको कितना ब्लर करना है, और किस कलर का देना है। यहाँ पर ये सब कुछ सेट कर दिया, को सेव करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम माउस मूव करेंगे इस लिंक पर तो हमें क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है। तो मैंने आपको एच ओवर बताया था। माउस किस पर मूव करेंगे, डॉट मेन्यू LI पर, यहाँ पर कॉलर लगाया, एच ओवर लिखेंगे, कर्ली ब्रेस लगाया। हमें क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करना है।
कौन सा कलर देना चाहते हैं यहाँ पर, मैंने हैश लगाया और ये मैंने कलर को यहाँ पर सेट कर दिया। नेक्स्ट आपका है असाइड, मुझे करना है साइड में यहाँ पर एक बॉक्स प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर डॉट असाइड नाम से एक सीएसएस बना दी, डॉट असाइड नाम दिया इसको। असाइड नाम देने के बाद इसका भी हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रीन। देन हमें पैडिंग देनी है। पैडिंग देने के बाद उनका कलर मैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले रही हूँ। टेक्स्ट को अगर आप अलाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं सेंटर। फिर हमें करना फ़ॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आप देना चाहते हैं। इसमें अगर आपने बॉक्स शेडो देनी है तो आप बॉक्स शेडो दे देंगे। बॉक्स शेडो में इसमें यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर BOX आएगा। मैं सेम इसे कॉपी कर लेती हूँ, सेम ये कंसेप्ट दे रही हूँ बॉक्स शेडो के अंदर। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट आपका है फुटर। जो बॉटम फुटर है हम उसका भी डिस्प्ले करना है। तो डॉट फुटर के नाम से यहाँ पर मैंने एक CSS बना दी। इसमें दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू, फॉन्ट कलर टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट अलाइन। क्या करना है मुझे, सेंटर करना है। फॉन्ट साइज एंड पैडिंग दे दी। फॉन्ट साइज पैडिंग दी यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। बन गया हमारा फोटो। हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इसको हम रिस्पॉन्सिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब डेस्कटॉप के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम ग्रिड सिस्टम क्रिएट करेंगे। अब डॉट कॉल 1 से लेकर कॉल 18 तक हमें करना ग्रिड सिस्टम बनाना है। डॉट कॉल -1 लिखा, यहाँ पर विड्थ दे दी। कितनी विड्थ देनी है यहाँ पर, 8.33%। तो साथ से हम कॉल 12 तक बनाएंगे इसको। ये ग्रिड सिस्टम हमारा बन रहा है। एक कॉल 1 है, ये आपका कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5, 6, 7, 8, 9, कॉल 10, कॉल 11 एंड कॉल 12। अब इसमें हम इनकी परसेंटेज सेट करेंगे। ये आपका जाएगा 16.66, आपका जाएगा 25%। देन ये आपका जाएगा 33.33%। और इसके बाद आपका जाएगा 41.66%, 50%, 58.33%, 66.66%, 75%, 83.33%, then 91.66%, लास्ट आपका जाएगा 100%। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रिड सिस्टम बनाएंगे कॉल 1 से लेकर कॉल 12 तक। यहाँ पर हम सेट करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे @मीडिया रूल। अब यहाँ पर लिखा ओनली स्क्रीन, मीन्स जो भी उसकी स्टार्टिंग की विड्थ है ओनली स्क्रीन, एंड मैक्स विड्थ हमें कितनी यूज़ करनी है, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। अब यहाँ पर हमें सेट करना है कि वहाँ का मैक्स विड्थ है तो हमें करना सारे कॉलम्स की विड्थ क्या करनी है, 100% करनी है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्लास लिखा एस्ट्रिंग मतलब ऑल इज इक्वल टू, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था अगर सारे कॉलम्स में करना हो कॉल, यहाँ पे से हमने क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रेस लगाएंगे। हमें क्या करना है, जो विड्थ है सारे कॉलम्स की उसको कितना करना है, 100%।
यहाँ पर हमने मीडिया क्वेरी को भी क्लोज कर दिया। तो उसके बाद आपका स्टाइल और आपका हेड क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बॉडी सेक्शन। बॉडी के अंदर फर्स्ट हम प्लेस करेंगे हेडर टैग। सबसे पहले आपका हेडर आएगा, तो बॉडी में आई, यहाँ पर लिखा डिव क्लास, कौन सी क्लास हमें यूज करनी है, हेडर क्लास हमें यहाँ पर यूज करनी है। आप इसे क्लोज कर दिया। हेडर के अंदर हमने हेडर दे दिया वेब डिजाइनिंग, यहाँ पर लगा H1, यहाँ पर दे दिया वेब डिजाइनिंग, यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया। H1 को क्लोज करने के बाद हेडर टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। साथ ही इसके आउटपुट देखते हैं। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेब डिजाइनिंग लिखा आ रहा है, ये मेरा हेडर है। यहाँ पर हेडर की जो CSS में उस पर जाती हूँ। हेडर की CSS में हमने दे रखा था बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग यहाँ पर 15। अगर टेक्स्ट को आपने अलाइन करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर लिख सकते हैं। फाइल को सेव किया, आप इसको रिफ्रेश करेंगे। नेक्स्ट आपका है रो। मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉल्स में डिवाइड करना है। मुझे कितने कॉल्स करने हैं, यहाँ पर 3। तो मैंने कहा था अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स में से डिवाइड करना हो तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर रो CSS का। आप देखें हेडर के केस में मैंने रो का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो हेडर है वो आपका 100% उसको स्पैन करा था। अगर कोई भी आपका कॉल 100% होता तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक कॉल 12 लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते बाय डिफॉल्ट आपका 100% होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट किया हमने। उसके बाद डिव क्लास रो, जो रो क्लास है सबसे लास्ट में तीनों कॉलम्स के बाद आपके यहाँ पर क्लोज हो गए। अब इस रो क्लास के अंदर हमें मेन्यू, लेफ्ट साइड पे मेन्यू सेट करना है। यहाँ पर लिखेंगे डिव क्लास। अब हमें कौन सी क्लास यूज करनी है, यहाँ पर मेन्यू। अब मेन्यू की हमें विड्थ कितनी करनी है, 25%। तो 25% का मतलब मैं क्या यूज करूँगी, कॉल 3। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर कॉल 3 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया UL। अब UL के अंदर हमारा जाएगा LI, यहाँ पर LI लिखा, यहाँ पर दे दिया आपका HTML, LI को क्लोज किया। इसके साथ जितनी आप लिंक क्रिएट करने आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फिर LI लिखा, इसको दे दिया यहाँ पर CSS, LI को क्लोज किया। नेक्स्ट LI लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर LI को क्लोज कर दिया। इस तरह से जितने में आपने देने आप दे सकते हैं। अगेन LI लिखा, आपने दिया जे क्वेरी, LI को यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद आपका URL यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। फाइल सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखें यहाँ पर हमारा ये प्लेस हो चुका है URL। तो अब यहाँ पर जब मैं माउस को मूव कर रही हूँ तो आपका जो कलर चेंज हो रहा है, अब समझ से इसके CSS। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर CSS बनाई थी मेन्यू URL के नाम से। अब इसमें देखो डॉट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट टाइप सर्कल या कुछ भी कर देती तो वहाँ पर मेरे डॉट डिस्प्ले होते हैं। तो मुझे नहीं डिस्प्ले करना, तो मैंने इस पर नन लिख दिया। मार्जिन पैडिंग मैंने 0 लिखा, क्योंकि मुझे इसको लेफ्ट में सेट करना था। अब इसके अंदर जो LI है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर पैडिंग दे दी 8 पिक्सल्स, ताकि आपका टेक्स्ट बिल्कुल टच ना करे। मार्जिन दे दिया बॉटम, ये जो आपकी स्पेसिंग आ रही है 7 पिक्सल मार्जिन है दोनों के बीच में। बैकग्राउंड कलर हमें कौन सा देना था, बैकग्राउंड कलर दे दिया। और बॉक्स यहाँ पर आपको शेडो डिस्प्ले हो रही है, आपकी शेडो है। मुझे फोन का कलर चेंज करना है, ब्लैक है, प्रॉपर शो नहीं लग रहा, तो मैंने यहाँ पर कलर दे दिया वाइट, इसका फॉन्ट का। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। अब जब मैं माउस मूव कर रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। LI पर जब हम H ओवर कंसेप्ट यूज करेंगे तो क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इस तरह से हमने इसकी CSS क्रिएट की थी। इसके बाद हमारा ये डिव है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस डिव को क्लोज कर दिया। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डिव। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा सेंटर वाला पोर्शन, जिसको मैं करूँगी 50%, कोर 6 मीन्स 50%। मैंने यहाँ पर लिखा डिव कॉल 6,
अब अपने जो भी यहाँ पर कंटेंट लिखने हैं आप लिख सकते हैं, सॉरी, div class is equal to 6। अब यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट्स लिखते हैं हम लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने जैसे एक हेडिंग दे दी, यहाँ पर H1 रिस्पॉन्सिव पेज, मैंने H1 को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन means to design device independent वेबसाइट। अब इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ 3 टाइम्स, इसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव को क्लोज कर देंगे। अगर आप इसको पैराग्राफ टैग में रखना चाहते हैं तो पी टैग का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पी स्टार्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर पी को क्लोज कर दिया और पी को क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं डिव को भी क्लोज कर दूंगी। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैं इसको रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे आपका जो गोल है वो 60% है। अब हमें यूज करना है असाइड। हमें यूज करना है असाइड। तो उस डिव के बाद हम नेक्स्ट डिव स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें कौन सी क्लास यूज करनी है, असाइड। असाइड में अब मेरे पास कितनी फिल थी, 25% मैं दे चुकी हूँ एल को, यूएल को, ठीक है। 50% मैंने दिया इस वाले कॉलम को, तो कितना हो गया 75, रिमेनिंग बचा मेरे पास 25%। तो मैंने यहाँ पर कॉल 3 दे दिया, तो मेरा 25% है। इस डिव को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगी। देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, नेक्स्ट आपका कॉल 3 जो आपका हमारा असाइड है। अब इसको हमें राइट में सेट करना है, तो यहाँ पे एक हम डिव स्टार्ट करेंगे जिसको हम राइट का यूज, जिसमें हम राइट लिख देंगे ताकि वो राइट लाइन हो जाए। इससे पहले यहाँ पर लिखा div क्लास कॉल 3 राइट। अब इसको राइट में रखना है। अब इसके अंदर हमारा आ गया साइड। अब साइड में आप कॉल 3 मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि मैं टॉप में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेट कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर अभी आपने कुछ लिंक्स करने हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज किया H2, यहाँ पर लिख दिया लिंक्स, कुछ लिंक्स हमारे H2 कर दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखा P और मैंने यहाँ पर लिख दिया व्यू पोर्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट। देन H2 यूज किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रिड व्यू, मैंने यहाँ पर H2 को क्लोज किया। मैं P टैग यूज करूंगी यहाँ पर, इंट्रो टू ग्रिड लिख दिया, मैंने यहाँ पर P को क्लोज किया। फिर मैंने H2 स्टार्ट किया, यहाँ पर लिख दिया CSS, H2 को क्लोज किया, P टैग लिखा, इंट्रो टू CSS, मैंने यहाँ पर P को क्लोज कर दिया। P को क्लोज करने के बाद अब हम क्लोज करेंगे डिव टैग, जो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। अपने यहाँ पर डिव को क्लोज कर दिया। ये कौन सा डिव है, असाइड वाला। इसके बाद हम डिव क्लोज करेंगे, कौन सा डिव है, आपका कॉल 3 राइट वाला। देन हम फिर एक थर्ड डिव क्लोज करेंगे, आपका कौन सा डिव है, वो वाला जो टॉप से चला रहा है। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र को मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखें आपका साइट सेट हो चुका है। अब इसमें मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी सेट की थी देखते हैं। असाइड के अंदर मैंने सेट किया था बैकग्राउंड कलर ग्रीन, पैडिंग दी थी, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज आपका बॉक्स शेडो, तो हमारे अप्लाई हो चुके हैं। बॉटम में मुझे क्या करना, फुटर इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फुटर क्लास। यहाँ पर आई मैं अपने वेब पेज के अंदर, यहाँ पर लिखा डिव क्लास, कौन सी क्लास हमें यूज करनी है, फुटर। अब इसमें कोड 12 लिख सकते हैं या फिर डिफॉल्ट आपका 100% ही होता है क्योंकि मुझे फुल विड्थ में रखना है। और मैंने यहाँ पर फुटर को भी क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपने जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा P कॉपी राइट एड
2020। मैंने यहाँ पर वी को क्लोज कर दिया। उसके बाद डिव को क्लोज करेंगे, बॉडी एंड आपका एस्टिमेट क्लोज हो जाएगा। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए आपका फुटर इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं फुटर के अंदर गई। फुटर के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर दे दिया वाइट। को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया। तो ये हमारी वेबसाइट के एक तरह से इसके जो लेआउट डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसमें आप देखें, मैंने अभी वेबसाइट को ओपन किया फुल स्क्रीन इन डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, तो जिसमें मेरा हेडर और फुटर आपका फुल विड्थ है, 100% है। देन सेकंड रो को मैंने 3 कॉल्स में डिवाइड किया है। लेफ्ट कॉल, सेंटर आपका राइट है। लेफ्ट मेरा है 25%, राइट मेरा 25% है, और जो मेरा रिस्पॉन्सिव सेंटर कॉलम है वो मेरा कितना है 50% है। तो मैंने लेफ्ट के लिए यूज़ किया था कॉल 3, राइट के लिए कॉल 3 एंड सेंटर के लिए कॉल 6, तो टोटल आपका हो गया 100%। अब मैं ब्राउजर को रिसाइज करूँगी, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रिसाइज कर रही हूँ। तो जैसे मैंने इसको रिसाइज किया, तो रिसाइज करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मेरा जो जितने भी डिव्स थे मेरे सारे डिफरेंट रो में सेट हो गए। ये देखिए, क्योंकि मैंने सेट कर यहाँ पर क्या लिखा था, उसकी मीडिया क्वेरी क्या लिखी थी, जितने भी कॉल्स हैं अगर हम उसको ओपन करते हैं मैक्स फिर 768 तक, तो सारी इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अब इस टाइम पर ब्राउजर को इसका जो साइज है, विड्थ है, वो 538 है। अब मैं इसको रिसाइज करूँगी। मैंने यहाँ पर इसको रिसाइज कर दिया। आप देखें यहाँ पर आपका जो सिस्टम मैक्सिमम कितना है, 768 तक। तो 768 तक वो आपका क्या कह रहा है, जितने भी कॉलम्स हैं सबको नेक्स्ट रो पर सेट कर देगा। मैं सारे कॉलम्स आपके क्या हैं, फुल फिनिश 100% पर ओपन होंगे। जैसे हम उसकी रिस्पॉन्स मीडिया क्वेरी को इंक्रीज कर देंगे, जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी, तो आपकी जो वेबसाइट है जैसे हमने फुल स्क्रीन पर सेट की थी वैसे डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हम सेट करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट को, कि हमें डिफरेंट डिवाइसेस पर अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन करना है।